हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकली, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, आपको इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट सिंपली होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि एक यूनिट टाइम में कितने जो चार्ज हैं वो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो हो रहे हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि करंट का सिंबल होता है आई, और वो किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी, जिसमें क्यू का मतलब होता है कॉलम और टी होता है सेकंड। ठीक है ना। तो आप सिंपली कह सकते हो, आपको ये फार्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना, जिसमें 1 एम्पियर एक कॉलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड के बराबर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। तो अगर एक करंट है कितना, तो 0.5 एम्पियर का, अगर हम उसको जो है ड्रा करेंगे एक फिलामेंट ऑफ बल्ब की, कितने 10 मिनट के लिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का ऊपर जो है फार्मूला पता चला था, तो वो क्या था, तो वो सिंपली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था। ठीक है ना, यही था। अब हमारे पास आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, तो हमें चार्ज सिंपली निकालना है। अब हम चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, तो हम सिंपली, एक सेकेंड, हम सिंपली चार्ज निकाल सकते हैं इस डेरिवेशन को उल्टा करके। अब हमारी सिंपली चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज हम निकाल सकते हैं क्यू इंटू टी। ठीक है ना। क्यू इंटू टी जो है हम ऐसे निकाल सकते हैं। बस इसको हमें पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, तो देखिए 10 मिनट्स में है, इसको हम सेकंड्स करेंगे। तो सेकंड्स में कैसे करेंगे, तो सिंपली कितने सेकंड्स होते हैं, तो यार 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो उसको 10 से कर लो, तो ये सिंपली आ जाएगा 600। ठीक है ना। तो मतलब 600 सेकंड्स ये हो गए, 600 सेकंड्स आगे, और 600 सेकंड्स को 0.5 से कर लो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.5 से। ठीक है ना। तो एक मिनट, थोड़ा अच्छी तरीके लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, 600 को करेंगे 0.5 से। ठीक है ना। तो करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 300 कूलम। तो राइट आंसर है सी, 300 कूलम। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या होता है, कि एक यूनिट को, या फिर आप ये समझिए कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसी को कहा जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आंसर आएगा, द वर्क डन in moving a unit positive charge
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक सेकंड पढ़ते हैं पहले अच्छी तरीके। तो क्या आएगा ये, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू फॉर वर्क डन, और डिवाइडेड बाय क्यू फॉर क्या, चार्ज, ठीक है ना। तो जिसमें सिंपली वी हो गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन जूल में, और चार्ज हो गया कॉलम में, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखो। तो मेन जो है फार्मूला याद रखना कि फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। क्यू का मतलब चार्ज, ठीक है ना। अब ये मत सोचना चार्ज सी से ही होना चाहिए, खैर मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कर चुके हो, आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना। खैर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट एंड हाउ इट इज कनेक्टेड। देखिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स से जो है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में मेजर किया जाता है और कैसे कनेक्टेड होता है। तो वो एमीटर से किया जाता है और वो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। किससे होता है, तो एमीटर से, और कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। देखिए एक एमीटर जो होता है ना, उसकी बहुत कम रेजिस्टेंस होती है और वो हमेशा जो है सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है सर्किट के, ताकि जो अंटायर यानी कि पूरा का पूरा करंट फ्लो है ना, उसमें से वो फ्लो हो सके। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब कि टेम्परेचर जो है सेम रह रहा है, जो करंट है वो फ्लो होगा कंडक्टर से कैसे, तो वो सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटेंस, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है करंट फ्लो होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जो वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। खैर मुझे लग रहा कि आपको डी आंसर दिख रहा था, बट चलो कोई नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स, यानी कि देखिए ओम्स लॉ जो है ना, उसने क्या बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है करंट इनटू रेजिस्टेंस, जहाँ पर जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनली आर, यानी कि अगर आर जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कंडक्टर की। तो सिंपली आप इतना ये समझिए कि ये जो है आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है और ये क्या कांस्टेंट है, और जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता है ना, कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए या मूव कराने के लिए कितना वर्क डन होता है, ठीक है ना, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, if the length of a uniform metallic wire is doubled and its area of cross section is halved, its new resistance will be। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो रेजिस्टेंस होती है ना वो लेंथ पर भी डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी, मतलब आप जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जितना एरिया, ठीक है ना, एरिया को कम करोगे, ठीक है, एरो से मैं बता रहा हूँ कि जितना एरिया को कम करोगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर एरिया बड़ा होगा क्रॉस सेक्शन का तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन अगर एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, लेकिन अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप डबल इफेक्ट देखो, मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के, कि लेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना, लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, पहले वो एक थी तो दो हो गई। अच्छा, एरिया कम हो रहा है, अगर वो पहले दो था तो एक हो गया, तो मतलब कितना इफेक्ट पड़ रहा है, एक से दो, और फिर एक से दो, यानी कि 4 गुना इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, कि 4 गुना बढ़ जाएगी ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी।
हालांकि ये मैथमेटिकली कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं तो वो भी देख लो, मैंने आपको लॉजिक के वे में बताया, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो कि कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो ये जो टेक्निकलिटी चीज़ें हैं ना, ये आपको शायद उतनी समझ ना आए, तो थोड़ा लॉजिक लगा के करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। अगर ऐसे करोगे तो शायद आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना याद रखो कि लेंथ जो होती है ना, जितनी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगी, और एरिया को कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, ठीक है ना। तो पॉज करके देख लो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो सिंपली होता है ओम मीटर, ठीक है ना। क्या होता है वो, ओम मीटर होता है। तो राइट आंसर आएगा बी। कुछ जो है ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है साथ साथ आपको पता होना चाहिए। Which of the following materials has exceptionally high resistivity and is commonly used as a heating element in electric irons and toasters? देखिए कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सपेंशनली काफ़ी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होती है और उसको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स या फिर टोस्टर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा निक्रोम, ठीक है, निक्रोम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, तो निक्रोम जो कि एक अलॉय होता है निकल का, क्रोमियम का और मैग्नीज का, ठीक है ना। क्या निक्रोम किसका अलॉय होता है, तो कभी कभी आपको सिंपली ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री के वे में देखो तो ये आ सकता है कि निक्रोम किसका अलॉय है, तो आपको पता होना चाहिए निक्रोम यानी कि एन फॉर निक्रोम का एक्रोनिम पढ़ो, NI फॉर आ गया निकल, फिर CH से आ गया क्रोमियम, और फिर ME से आ गया मैग्नीज, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। तो ये निकल, क्रोमियम और मैग्नीज का जो होता है अलॉय होता है, और इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और ये एक्सॉइड नहीं होता, मतलब कि ये जल्दी जल्दी बर्न जलता नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज, मुंह से कुछ और ही निकलता है, प्लीज़ उस पर मत जाया करो, पढ़ लिया करो यार, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी उतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर मत, प्लीज़ मत बोलना। तो बस सुन लो, ऑक्सीडाइज यानी कि जल्दी जल्दी वो बर्न नहीं होता, अगर हाई टेम्परेचर में भी उसको मतलब प्रोवाइड किया जाए तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा नाइक्रोम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 resistors of value 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. What is their equivalent resistance? देखिए आपको इतना तो पता होगा कि जब हम पैरेलल में करते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो सिंपली वो आता है जैसे सिंपली R1 प्लस R2, ठीक है ना, प्लस R3, मतलब 1/R3। लेकिन जब हम सीरीज़ में करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से देखते हैं ताकि आपको समझ आए। मैं गंदा लिखता हूँ, समझ तो आता नहीं है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या इसका आंसर आएगा, B1 ओम। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा, तो हमें पैरेलल करना है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लिया 6 का। तो अब आप सोचोगे कि ऊपर 3 2 1 कैसे आ रहा है, तो देखो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ठीक है ना। तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं, अगर आपको नहीं आता था तो, ठीक है। तो पता चल गया। अच्छा, तो ऊपर भी 6 आ गया, नीचे भी 6 आया, डिवाइड किया तो 1 ओम आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब कि ये बेसिक्स है बिल्कुल, लेकिन मेरा काम था आपको कराना तो मैंने करा दिया। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसके शायद आपको ऑप्शन ना दिखें, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद ऑप्शन बताता हूँ, और फिर जो है नीचे आपको आंसर भी बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, वाई आर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल रेदर देन सीरीज। तो सिंपल सी बात है कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ना एज कंपेयर टू सीरीज के, ठीक है ना। तो पहला है, इन अ पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंस गेट्स द फुल लाइन वोल्टेज। पैरेलल सर्किट में हर एक अप्लायंस को फुल लाइन वोल्टेज मिलती है।
दूसरा है इफ़ वन अप्लायंस फेल्स और इज स्विच ऑफ अदर अप्लायंसेस कंटिन्यू टू वर्क। अगर हम एक अप्लायंस को बंद कर दे या फिर वो काम करना बंद कर दे तो जो बाकी अप्लायंसेस हैं वो काम करती रहेंगी, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज डिक्रीज्ड। जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है हाउस होल्ड सर्किट की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इसका राइट आंसर क्या दिया है हुआ है, तो इसका राइट आंसर है D1 2 3, ठीक है। सारे की सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, एक बार फिर से हम तीनों की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, उम्मीद है कि ये, हाँ अब ये आपको तीनों स्टेटमेंट दिख रही हैं। देखिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हर एक अप्लायंस को जो है ना फुल लाइन वोल्टेज मिलती है, बिल्कुल सही। और दूसरा, अगर एक अप्लायंस स्विच ऑफ या काम करना बंद कर दे, अदर जो अप्लायंसेस है वो काम करती रहेंगी क्योंकि वो पैरेलल में है, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक अगर ब्रेक डाउन हो गया सर्किट तो बाकी सब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैरेलल का ये फ़ायदा होता है। और तीसरा है जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हाउस होल्ड की वो भी डिक्रीज हो जाती है हाउस होल्ड सर्किट की। तो इस हिसाब से राइट आंसर आएगा कि ये तीनों की तीनों जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट जनरेटेड इन अ रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जो हीट जनरेटेड होती है रजिस्टर में वो किसके प्रोपोर्शनल, यानी कि किसके वो बराबर या प्रोपोर्शनल, आप समझ सकते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो किसके होती है, तो वो सिंपल होती है करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है ना। क्या होती है, आई स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है ना। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। देखिए जूल्स हीटिंग फार्मूला क्या होता है, एच फॉर हीट आई स्क्वेयर प्लस आर टी, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर आ जाता है, वी आई टी के। यानी कि वहाँ पर आप सिंपल निकाल सकते हो कि वी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप वोल्ट भी कहते हो, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, जो जबकि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के। तो इस हिसाब से वो किसके बराबर होती है, तो आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी, ठीक है ना। तो फार्मूला मेन आप याद रख लो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेरिवेशन नहीं निकालनी है आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। अब वो पता है तो बस आपका काम हो गया। ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे तो खो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ इसको वो कर लो, वो अगर आप कर भी लोगे ना तो आपको एंड मौके पर याद ही नहीं रहता। तो इस हिसाब से ना तो ऐसा कोई टेक्निक निकाल दो, ऐसी कोई चीज़, मतलब बार बार रिवाइज कर लो फॉर्मूलों को ताकि तुम्हें वो चीज़ याद रहे। अगर तुम ये सोच लो कि तुम्हें मास्टर ही कर लोगे तो भाई नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, थोड़ा होश में रखिए, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर यूज टू हाउस होल्ड सर्किट मस्ट पोजेस। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है जो हम हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और दूसरा जो है हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। अब क्यों, इधर देखते हैं क्यों। देखिए फ्यूज़ वायर जो कि टिन लेड अलॉय की बनती हैं वो जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जानी चाहिए और सर्किट ब्रेक कर देनी चाहिए। जब भी करंट जो है वो सेफ्टी थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो तो वो फटाफट क्या होगी, मेल्ट होगी, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, जिसकी वजह से अप्लायंसेस बच जाएंगे। अगर उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो करंट आता रहेगा, वो मेल्ट ही नहीं होगी, तो फिर क्या वो सेव करेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अब आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वाट, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब है, मैं बल्ब क्यों नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि रेटेड है 220 वाट का, ठीक है ना, और 100 वाट का, ठीक है ना, और 100 वाट का। एक होता है वोल्ट, ठीक है ना, ये वोल्ट है और ये वाट है, ठीक है ना। अच्छा, खैर हाँ, वट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन ऑपरेटिंग एट नॉर्मल वोल्टेज। उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी फिलामेंट की जब वो एक नॉर्मल वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है ना। 220 वोल्ट वोल्ट
की है और साथ में 100 वाट है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बड़ा हो जाएगा। पहले तो वाट किसका होता है ऐसे यूनिट पता है आपको, पावर का, ठीक है ना, पावर का वाट होता है। तो सिंपली आप अगर ऐसे करोगे तो वो सिंपली आ जाएगा V2 प्लस डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपको, खैर मैं खुद क्यों कर रहा हूँ, मैं नीचे एक्सप्लेनेशन से देखता हूँ दिया होगा, हाँ ऐसे टाइम लग जाएगा। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक पावर जो है, मतलब आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन समझिए कि आपको कैसे करना है। देखिए अब पावर जो है वो क्या होती है, वाट, इतना तो पता है ना आपको, वाट वो लेकिन डब्ल्यू वाला होता है, और वो क्या होता है पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम अगर ड्राइव करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर यानी कि वाट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर आर जो है वो किसके बराबर है, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी, ठीक है ना। इंटरचेंज कर लिया तो 220 उनको कर लो क्योंकि वी स्क्वेयर है, और डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो ये आपका 484 ओम्स जो है आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। खैर तो क्वेश्चन नंबर, हाँ 14 है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट हावर विच इज इक्वल टू। देखिए 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, तो वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होता है, ठीक है ना। जो आप इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूज़ करते हो ना वो इसी के बराबर होता है। तो राइट आंसर है बी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुपर कंडक्टर्स। तो हमें सुपर कंडक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हमें देखना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट एक्यूरेट है। ऑप्शन आपको शायद पूरे नहीं दिख रहे होंगे, तो पहले 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला हम करेंगे, ठीक है। A superconductor is a material that conducts electricity with zero electrical resistance below a critical temperature। और दूसरा पॉइंट दिया है हमें, once an electric current is set up in a closed superconducting loop it can persist indefinitely without any applied voltage। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है, हमें तो दिख रहा होगा, मर्करी बिकम्स अ सुपरकंडक्टर एट अप्रॉक्सीमेटली 4.2 के, ठीक है ना। तो कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो एक्यूरेट है, तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा 1 2 3, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सुपर कंडक्टर जो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। और दूसरा पॉइंट है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक क्लोज्ड सुपर कंडक्टिव लूप में हो सकता है, फिर वो परसिस्ट कर सकता है इंडेफिनेटली विदाउट एनी अप्लाइड वोल्टेज, बिना अप्लाइड किसी वोल्टेज के भी वो परसिस्ट कर सकता है। और तीसरा है मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है इस पॉइंट पर आके, ठीक है ना, 4.2 के। तो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा आएगा टी, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा। अच्छा, आप 4.2 के का मतलब ये ना हो बोलें ये क्या होता है, तो देखिए 4.2 का, इसको मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड ये बताता हूँ कि एक जो है साइंटिस्ट या फिर आप कह लो पर्सोनल हाइकी कैमरलिंगे, उन्होंने ये जो है डिस्कवर्ड किया था 1911 में, क्या यूज़ करते हुए एक सॉलिड मरकरी को 4.2 के में, ठीक है ना। तो इसका वो मतलब है, ठीक है ना, तो ज़्यादा आप दिमाग में लड़ाना, तो बस आप ये क्वेश्चन जो है समझ लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।